तो दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है यूनिक्स के बेसिक कमांड्स जो हैं 50 कमांड्स या 60 कमांड्स अराउंड कवर करेंगे नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर अंदर। तो मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें जो है यूनिक्स वगैरह या यूनिक्स कमांड्स वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ। और मैंने ये देखा है कि जनरली मैं जो है उन कमांड्स वगैरह को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी। लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में नहीं आती कमांड्स वगैरह। तो इस वीडियो में एटलीस्ट मैंने ट्राई किया कि जो भी 50-60 कमांड्स है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होती हैं उन सब के यूसेज आपको बता दूं, ताकि जो है बेसिकली अगर इन 50-60 कमांड को आपने एक बार अच्छे से सीख लिया तो लाइफ लॉन्ग ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आप जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल डेवऑप्स में जाना चाहते हो या मे बी क्लाउड टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो, कुछ भी सीखना चाहते हो, अगर आपको यूनिक्स में अगर आपका हाथ साफ है, यूनिक्स कमांड जो आपको अच्छे से आता है, तो आपको जो है ये लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाला है। मैंने भी अपने अगर पूरे करियर की बात करूं तो जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने सीखी है वो यूनिक्स सीखी है। कॉलेज टाइम पे मैंने सीखा था और वो आज तक यूज़ हो रहा है। ऑलमोस्ट लगभग 12 साल मुझे आईटी में हो गए हैं। ठीक है, 12 साल से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। जबकि बाकी और जो अदर स्किल्स थे वो मैंने सीखे थे, लेकिन उसका उतना यूज़ नहीं होता जितना कि यूनिक्स का होता है। और यूनिक्स अगर आप देखोगे आज तक भी, ठीक है, इतने साल हो गए हैं, लेकिन यूनिक्स जो है गया नहीं है, कहीं भी गया नहीं है। कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई गई, कितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए और गए। ठीक है, कभी किसी की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, कभी किसी और चीज़ की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, लेकिन यूनिक्स जो है बहुत स्टेबल है। और आज की डेट में भी जो 70-80% जो सर्वर्स होते हैं या एंटरप्राइज जो पूरा मैं बोलूँगा स्ट्रक्चर होता है, वो जो है यूनिक्स बेस्ड सिस्टम पे ही चलता है। उसके बाद अगेन एंड्रॉयड आ गया। एंड्रॉयड में आपको पता ही है पूरा जो है यूनिक्स बेस्ड सिस्टम ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए यूनिक्स जो है सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यही बोलूँगा कि जो आप इनफैक्ट जो भी आप अपना पर्सनल लैपटॉप वगैरह भी यूज़ करते हैं उस पर जो है एटलीस्ट कोशिश कीजिए जो है यूनिक्स बेस्ड सिस्टम यूज़ कीजिए उससे, ताकि जो है एक बार आप यूज़ टू हो जाएंगे कमांड्स वगैरह के, तो आपको जो है आगे आने वाले टाइम में, अगर आप एज अ स्टूडेंट हो तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये। आपके इनफैक्ट करियर में, आपके करियर की ग्रोथ में भी ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ है कि अगर हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिल रहा है तो हमें जो है कमांड सीखने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कमांड्स वगैरह जो है आप यूज़ करते हो बिकॉज कमांड्स वगैरह से आपकी जो है सबसे पहले तो टाइम बहुत बचता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि यार ग्राफिकल, अगर मैं ग्राफिकली करता हूँ तो उससे मेरा टाइम बचेगा, कमांड जो है मुझे याद रखनी पड़ेंगी और उसके बाद हर चीज़ के लिए मुझे टाइप करना पड़ेगा एंड सो ऑन। ठीक है, वो आप इसलिए करते हो बिकॉज आप जो है चीज़ों को बहुत जो है छोटे तरीके से सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपको अगर एक फ़ोल्डर बनाना है, अगर आपको सिर्फ एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप सोचोगे कि हाँ यार जो ग्राफिकली मैं सिर्फ राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर सेलेक्ट करके फ़ोल्डर बना सकता हूँ विंडोज़ में, या सेम चीज़ जो है आप ग्राफिकली किसी भी यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सेम काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि यार जो मुझे है पूरे मंथ का फोल्डर चाहिए, ठीक है, मंथ में जितने डेज हैं उतने मुझे फोल्डर चाहिए और डिफरेंट डेट्स के हिसाब से, तो सेम काम अगर आप ग्राफिकली करने चाहोगे तो अब ये जो है आपको लग जाएगा मे बी आधा घंटा लग जाएगा 30 फोल्डर बनाने में हर डेट के साथ। और ये सेम काम अगर मुझे जो है यूनिक्स कमांड्स वगैरह यूज़ करके करना है तो मे बी मुझे शायद 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। ठीक है, ये मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है। सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल जो है आपको दे सकता हूँ। अगर आपको चीज़ों को ऑटोमेट करना है तो आपको जो है कमांड्स आनी बहुत ज़रूरी है। विदाउट कमांड जो है आप बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगेन जितने भी क्लाउड सर्वर्स होते हैं उन सब पे अगेन GUI इंटरफेस नहीं होता है। मोस्टली आपको जो चीज़ें हैंडल करनी होती है वो कमांड से ही हैंडल करनी होती है। तो मैं फिर से आपको बोलूँगा एक बार जो कमांड्स वगैरह को अच्छे से सीख लो। ये जो 50-60 कमांड जो है मैं अभी सिखाने वाला हूँ, यहाँ से शुरुआत करो। एक बार इन कमांड्स पे आपका अच्छे से हाथ साफ हो गया तो उसके बाद जो मैं अगेन कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें थोड़ी और डिटेल में जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के उनको जो थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अभी जितना भी आपके पास टाइम है, अगर 2-3 महीने जो है आप कोशिश कीजिए पूरे का पूरा अपना टाइम जो है स्पेंड कीजिए यूनिक्स बेस्ड सिस्टम को सीखने में और उसके बहुत अच्छे यूज टू हो जाइए। ये आपको पूरी लाइफ लॉन्ग में ऑलमोस्ट दावा कर सकता हूँ कि ये लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगा। ठीक है, बिकॉज यूनिक्स सिस्टम इतना ज़्यादा यूज़ होता है एंटरप्राइजेज में, कंपनीज़ में, कि वो कहीं भी जाने वाला नहीं है। और मोस्टली जितना भी अगेन ये पूरा का पूरा जो क्लाउड आ रहा है, ठीक है, उसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं अगेन यूनिक्स बेस्ड हैं। तो कोशिश कीजिए उसको अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, अगेन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, ज्ञान नहीं देने वाला इस वीडियो में। कोशिश करते हैं कि कमांड्स ही सीखें, कमांड्स का टॉपिक है।
तो सबसे पहले जो है मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया विंडोज़ पे। अगेन यूनिक्स सर्वर पे हमें कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई SSH क्लाइंट चाहिए होता है। तो वो जो है SSH क्लाइंट काफ़ी लोग पटी यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है उसको सोलर पटी यूज़ करते हैं, कुछ पुटी बोलते हैं, आई डोंट नो जो भी आप बोलते हो, पटी बोलते हो, पुटी बोलते हो, बट एनीवे यू गॉट द आइडिया कि मैं किस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट, ये जो विंडोज़ में भी जो कमांड प्रॉम्प्ट है वहाँ पे भी अगर आप विंडोज़ 10 एंड अपवर्ड यूज़ कर रहे हो तो SSH क्लाइंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं SSH डाल के यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और अगर आपको कमांड नॉट फाउंड की एरर नहीं आ रही है, इसका मतलब SSH क्लाइंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप जो है इसको यूज़ करके जो यूनिक्स सर्वर वगैरह पे लॉगिन कर सकते हो। तो सबसे पहले स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। तो सर्वर पे लॉगिन करने के लिए हमें डालना है SSH और उसके बाद डालना है यूज़र नेम। अब इस केस में मेरा जो यूज़र नेम है वो रूट यूज़र नेम है, आपके केस में रूट यूज़र नेम शायद नहीं होगा अगर जो है आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज रूट जो है अगेन सिस्टम ओनर या एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। अगर उसने आपको कोई यूज़र नेम दिया होगा वो यूज़र नेम यहाँ डालिए, @ जो IP एड्रेस डालिए सर्वर का। सो फॉर एग्जांपल इस केस में जो IP एड्रेस है वो 192.168.43.19 है, वो मैंने यहाँ डाल दिए। अब ये जो है पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। जब पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा तो हमें पासवर्ड डालना है। अगर हमारा यूज़र नेम पासवर्ड सही होगा तो हमारा जो है सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। आई डोंट नो, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इनिशियली कुछ टाइम ले रहा है। एनीवे इसने पासवर्ड प्रॉम्प्ट के लिए पूछ लिया, हमने पासवर्ड डाल दिया, सक्सेसफुली जो है हमारा लॉगिन हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा लॉगिन हो गया। सबसे पहली कमांड जो है हम सीखते हैं वो है PWD यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। फॉर एग्जांपल जब आप विंडो पे लॉगिन करते हो तो आपको पता होता है कि यार आपने जो है लॉगिन कहाँ पे किया है। ठीक है, आप बेसिकली विजुअली चीज़ों को देख पा रहे होते हो। अब यूनिक्स में क्या होता है, आपने लॉगिन कर लिया, आपको पता नहीं होता मैं कहाँ हूँ। ठीक है, तो आपको वो देखने के लिए आपकी हो कहाँ पे, आप कौन सी डायरेक्टरी में हो, तो उसके लिए जो है PWD हम लोग कमांड चलाते हैं। वो होता है बेसिकली प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी बोल लो या कुछ लोग प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं। एक्चुअली ये प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी होता है, जो भी आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसको ये प्रिंट कर देता है। यानी कि इस टाइम पे हम देखें तो /root पे हैं हम लोग। मैंने जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी खोला हुआ है। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे है /root पे। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है यूनिक्स बेस सिस्टम का। ठीक है, तो मैं इसका लिंक भी जो है अगेन डाल दूंगा। फिर से चलते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया अपना फर्स्ट कमांड। उसके बाद जो है सेकंड कमांड, वो सबसे बेसिक कमांड है वो आपको बता देता हूँ। मैन एक कमांड है मैनुअल के लिए। तो कोई भी कमांड है अगर आपको वो समझ में नहीं आती है, उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो उसके लिए आप मैन टाइप करोगे और वो कमांड टाइप करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जैसे PWD कमांड की और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैं मैन के बाद जो है PW लिखूँगा, एंटर दबाऊँगा और यहाँ पर आप देख लीजिए पूरे का पूरा मैनुअल यानी कि डिस्क्रिप्शन मेरे पास आ गया, पूरी डिटेल आ गई है कि हाँ ये जो कमांड है क्या इसका पर्पस है, इसको कैसे यूज़ करना है और इस क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ऑथर की डिटेल आ गई है, कॉपीराइट, बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अगेन इससे बाहर निकलने के लिए हमें Q प्रेस करना है, तो हम जो है मैनुअल से बाहर आ गए। तो ये हो गई अपनी मैन कमांड। ये जो है बहुत बेसिक कमांड है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुछ कमांड सीखी है लेकिन जो है आपको पता है कि इस कमांड का पर्पस ये है, लेकिन आप सिंटेक्स थोड़ा सा भूल जाते हो। और बहुत से केसेस में जैसे आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है या फिर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करो, उससे बेटर है कि आपने मैन टाइप किया, कमांड टाइप किया और वहीं पे आपको जो है सिंटेक्स वगैरह ईजिली पता चल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड है वो है पिंग कमांड। पिंग कमांड हम लोग यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए जो कि हमारी दूसरे सर्वर से कनेक्टिविटी है कि नहीं, या जैसे आपको अगर चेक करना है कि ये जो सर्वर है ये इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं, तो मैं पिंग www.google.com करूँगा। अगर रिस्पॉन्स आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कुछ रिस्पॉन्स आता है तो बेसिकली हमारा इंटरनेट चल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आता तो इंटरनेट नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब है इंटरनेट हमारा कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद जो है अगर मुझे चेक करना है कि किसी और सर्वर पे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो मैं डालूंगा 192.168.43.20। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि मैं 20 सर्वर से कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो यहाँ पे आप देखोगे उसका भी रिस्पांस नहीं आ रहा है बिकॉज मेरे पास अभी ऐसा कोई सर्वर है नहीं। अगर मैं इसको 19 डालूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पांस आ रहा है। ठीक है, तो पिंग कमांड हम यूज़ करते हैं कनेक्टिविटी वगैरह चेक करने के लिए। अगेन मैं मोस्टली जो है बेसिक कमांड से ही शुरुआत कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिकली जो चीज़ें होती हैं वो क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है थोड़ा सा ये रिस्की कमांड है, अगर आप इसको जाके उठा के सीधा जो प्रोडक्शन में चला देते हो। ठीक है, तो ये इनफैक्ट एक बार क्या हुआ था, एक बंदा है उसने जाके ये कमांड चला दी थी, उसको आइडिया नहीं था कि बेसिकली ये कमांड करता क्या है, और उसको जो अजम्पशन था उससे ये इसने थोड़ा सा काम अलग किया है।
ठीक है, तो मैं बताता हूँ। वो कमांड है होस्टनेम कमांड। होस्टनेम कमांड क्या करता है, ये आपको बताता है होस्टनेम ऑफ द सिस्टम। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मोस्टली लोग जो है होस्टनेम कमांड चला के साथ में कुछ प्रेस कर देते हैं एक्स्ट्रा, उन्हें लगता है मे बी आई डोंट नो, मे बी इन्फो या कुछ भी डाल दिया। अब क्या होता है, होस्टनेम के बाद स्पेस, होस्टनेम देने के बाद स्पेस देने के बाद आप कुछ भी लिखते हो तो आपका जो सिस्टम का होस्टनेम होता है वो अपडेट हो जाता है, वो अपडेट हो जाता है जो भी यहाँ पे आपने नया नेम बताया है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस सर्वर को बोलता हूँ डीबी सर्वर, ठीक है। अगर मैंने लिखा होस्टनेम स्पेस डीबी सर्वर, मैंने एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, होस्टनेम द स्पेसिफाइड होस्टनेम इज़ इनवैलिड। आई थिंक यहाँ पे जो हमने अंडरस्कोर डाला है उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। अंडरस्कोर आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने दूसरी बार जो विदाउट अंडरस्कोर डाले चलाया और ये चल गया। अब मैं अगर होस्टनेम प्रेस करता हूँ तो आप देख लीजिए यहाँ पे डीबी सर्वर आया है, यानी कि हमारा जो बेसिकली हमने अपने सर्वर का होस्टनेम ही चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे आपको ये कमांड जो है, इसलिए मैंने सबसे पहले बता दिया बिकॉज मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब सर्वर पे लॉगिन करते हैं सर्वर का होस्टनेम वगैरह या आईपी एड्रेस उन्हें देखना होता है, और होस्टनेम देखने के लिए वो होस्टनेम तो लिखते ही हैं, साथ में आई डोंट नो गलती से वो कुछ कैरेक्टर टाइप कर देते हैं या क्या होता है, या उनको आइडिया नहीं होता, वो हिट एंड ट्रायल कर रहे होते हैं, वो होस्टनेम के साथ कुछ टाइप कर देते हैं और उनका बेसिकली सर्वर का होस्टनेम ही अपडेट हो जाता है। और एक बार होस्टनेम अपडेट हो गया तो बहुत सारी एप्लीकेशन है वो एक्चुअली उस होस्टनेम को यूज़ कर रही होती हैं, पुराने वाले होस्टनेम को यूज़ कर रही होती है अपनी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में। और एक बार आपने होस्टनेम चेंज कर दिया तो एप्लीकेशन का और बेसिकली उस सर्वर से कनेक्ट जो है टूट जाता है और वहाँ पर आपको जो है इशूज़ आने शुरू हो जाते हैं, सिस्टम फेलियर हो जाता है। तो इसलिए ये कमांड जो है हाई रिस्क की है, इसको ध्यान से चलाइए। और अगर आपको इस सर्वर का आईपी एड्रेस देखना हो या किसी भी सर्वर का आईपी एड्रेस देखना है जिस पे आप लॉगिन है, तो आप होस्टनेम स्पेस -i डालिए तो आपको जो है आईपी एड्रेस पता चल जाएगा उस सर्वर का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है आईपी एड्रेस आ गया। अब जो है नेक्स्ट कमांड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नेक्स्ट कमांड एक बार स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही हमारा नेक्स्ट कमांड है जो कि है क्लियर। अगर आपने बहुत सारी कमांड टाइप कर ली है, स्क्रीन जो है पूरी फिल हो गई है, आपको स्क्रीन क्लियर करना है तो आप क्लियर कमांड प्रेस कीजिए, स्क्रीन जो है क्लियर हो गई। नेक्स्ट कमांड जो है वो है एलएस कमांड। एलएस कमांड सिंपली क्या करता है, लिस्ट कर देता है कि आप करंट डायरेक्टरी में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। जैसे विंडोज़ में dir कमांड होती है डायरेक्टरी कमांड, वैसे ही एलएस कमांड होती है। तो एलएस कमांड को आप जो है -lrt पैरामीटर दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मैन करके एलएस पे जाएंगे तो आप देखेंगे एलएस को आप बहुत सारे डिफरेंट जो है आर्गूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे हिडन फाइल्स वगैरह देखनी है तो मैं ls-a कर सकता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी जो फाइल्स वगैरह हैं, एक बार मैं ls-la करता हूँ तो एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ खुल रहा है, ठीक है। आप देखो बहुत सारी जो फाइल्स वगैरह हैं वो डॉट से शुरू हो रहे हैं, यानी ये जो फाइल होती है जो डॉट से शुरू हो रही थी वो हिडन फाइल होती हैं। और हिडन फाइल्स को अगर आपको देखना है तो वो आपको a आर्गुमेंट पास करना होता है। विंडोज़ में आपने देखा होगा बहुत सारे आपने फाइल वगैरह हाइड वगैरह करके रखते हो कॉलेज वगैरह टाइम पे, राइट। तो यूनिक्स में बेसिकली अगर हाइड करना है आपको तो नेम के आगे डॉट लगाना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट कमांड जो हमारा है वो है cd कमांड। cd कमांड क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी करने के लिए। फॉर एग्जांपल विंडोज़ में हम क्या करते हैं, हम एक फोल्डर पे डबल क्लिक करते हैं, हम फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, उसके अंदर हम फिर फाइल्स एंड फोल्डर देखते हैं, किसी और फोल्डर के अंदर जाना है, वहाँ डबल क्लिक करते हैं, उस फोल्डर के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। और बाहर आना होता है तो हम टॉप पे जाके बैक बटन प्रेस करते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। तो लेकिन यूनिक्स कमांड इंटरफेस में ऐसा नहीं होता, हमें अगर नेविगेट करना है तो हमें cd यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर पहले तो मुझे देखना है मैं करेंटली कहाँ हूँ, तो मैं देखूंगा मैं रूट के अंदर हूँ। अब इसके अंदर मुझे पता है कुछ है नहीं खास, क्योंकि मैंने ls कमांड दबाया, कुछ है नहीं यहाँ पे। तो मुझे किसी और डायरेक्टरी में जंप करना है, मुझे मूव करना है /apps में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक /apps डायरेक्टरी ऑलरेडी बना रखी थी, इसलिए मुझे पता था, मैं वहाँ मूव कर गया हूँ। तो इस वक्त जो है मैं देखूँ तो मैं /apps के अंदर हूँ। अब यहाँ पे मैं ls करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ls-lrt करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक डायरेक्टरी भी है और एक जो है फाइल है। अब डायरेक्टरी है या फाइल है वो मुझे कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ आप देखोगे जो आउटपुट आया है जो d से शुरू हो रहा है यानी कि वो डायरेक्टरी है, और जो कि विदाउट d शुरू हो रहा है वो बेसिकली एक फाइल है। अब मुझे यहाँ पे रेडिस फोल्डर के अंदर जाना है तो मैं cd रेडिस करूँगा, मैं इस फोल्डर के अंदर चला गया हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हो करेंटली जो है हम इस फोल्डर के अंदर आ गए। अब मुझे जो है इस फोल्डर से बाहर निकलना है, वापस मुझे पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए cd स्पेस डॉट प्रेस करेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे, एक लेवल बैक चले जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से मैं ls-lrt करूँ तो हम आप देखो पीछे आ गए, अभी हम रेडिस के अंदर थे। अब फिर से मैं cd डॉट करूँ तो हम लोग आ गए हैं
रूट पे आ गए हैं करेंटली। अगर मैं pwd करूँ तो आप देखोगे हम लोग स्लैश यानी कि रूट पे आ गए। तो आप देखोगे यहाँ पे एप्स बिन बूट डेव ये सारे सेम स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। तो यानी कि हम cd यूज़ करते हैं चेंज डायरेक्टरी वगैरह करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है मेक डायरेक्टरी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि विंडोज़ में डायरेक्टरी वगैरह बनाने के लिए आप सीधा राइट क्लिक करते हो, क्रिएट डायरेक्टरी क्रिएट करते हो या न्यू फोल्डर क्रिएट करते हो, फोल्डर बन जाता है। डायरेक्टरी और फोल्डर बेसिकली सेम चीज़ है, राइट। अब जो है हम लोग क्या करते हैं cd/apps के अंदर जाते हैं, ls प्रेस करते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो अभी सिर्फ दो चीज़ें, एक रेडियस डायरेक्टरी और एक जो है कस्टम कमांड .sh करके एक फाइल बनी हुई है। अब यहाँ पे हमें एक नई डायरेक्टरी बनानी है तो उसके लिए कमांड है mkdir। अगेन इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, मेक डायरेक्टरी। तो mk इज मेक, dir इज डायरेक्टरी, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे जो हम फोल्डर बनाएंगे उसको नाम देते हैं डेमो, और अब हम ls करेंगे तो आप देखोगे डेमो फोल्डर भी बन गया। अगर मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है तो ऑब्वियसली मैं cd डेमो कर सकता हूँ। अब मैं फोल्डर के अंदर हूँ, फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। नेक्स्ट कमांड जो है हमारी टच कमांड। अगर आपको फाइल बनाना है तो उसके लिए आप टच लिखोगे और फाइल बनाओगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे test.txt बनाता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो ls करूँगा तो एक आपको पता चलेगा फाइल बन गई है। अब ls-lrta करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो बिगनिंग में d लिखा हुआ नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो है एक फाइल है, ठीक है। अगर अगेन मुझे बैक जाना है तो मैं cd स्पेस डॉट डॉट करूँगा, मैं पीछे चला गया हूँ। ls करेंगे तो यहाँ पे हम फिर से अपना डेमो फोल्डर देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है cp कमांड। तो विंडोज़ में विंडोज़ में आप क्या करते हो, कॉपी करना हो तो आप कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करते हो, राइट क्लिक करते हो, कॉपी सेलेक्ट करते हो, कहीं और पे जाके उसको पेस्ट कर देते हो। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस पे ऐसा नहीं होता है। हमें फॉर एग्जांपल कुछ भी कॉपी करना है, लेट्स से कि मुझे ये कस्टम कमांड .sh है, इसको कॉपी करके डेमो फोल्डर के अंदर डालना है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा cp कस्टम कमांड .sh और उसके बाद मैं बताऊँगा इसको कहाँ पर डालना है। तो मैं बोल रहा हूँ इसको डेमो फोल्डर के अंदर जो है किस नाम से डालना है। अगेन मैं नाम जो चाहता हूँ मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसको custom1.sh कर सकता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार ये जो करेंटली प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में जो custom_command.sh है इसको उठा और इसको कॉपी कर और इसको डेमो फोल्डर में डाल दे, और डालने के बाद इसका नाम भी चेंज कर दे, custom1.sh नाम से डाल दे, ठीक है। हिट एंटर करो, आपने एंटर प्रेस करो, ls करो। अब देखिए तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन cd करके हम डेमो के अंदर जाएंगे, ls करेंगे तो आप देखोगे custom1.sh जो है वो यहाँ आ गया, यानी कि बेसिकली कॉपी भी हो गया और रीनेम भी आपने कर दिया। अब अगर हमें फाइल को रिमूव करना है तो उसके लिए हमें डालना है rm कमांड। तो rm-f करूँगा, custom1.sh अगर हम लोग करेंगे तो जो फाइल अपनी रिमूव हो जाएगी। अगेन दोस्तों ये बहुत रिस्की कमांड है। यहाँ पे देखो मैंने rm-f custom1.sh किया, इसने उठा के फाइल डिलीट कर दी। इसने कुछ नहीं पूछा कि आर यू श्योर दिस दैट ब्ला ब्ला, ठीक है। जैसा कि आप विंडोज़ में क्या होता है, आपको डिलीट करते हो, उसको रीस्टोर कर लेते हो, रिकवर कर लेते हो। यूनिक्स में थोड़ा रिस्की रहता है, तो कुछ भी रिमूव करने लगे हो rm कमांड बहुत सोच समझ के चलाना। rm कमांड जो सबसे जो है डिस्ट्रक्टिव कमांड है, इसको अगेन आप जो है फोल्डर वगैरह डिलीट करने के लिए भी आप rm कमांड को यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर मुझे पूरे का पूरा डेमो फोल्डर ही उड़ाना है तो मैं rm-f करूँगा, rm-rf करूँगा, ठीक है। f जो है फोर्स के लिए होता है। अगर मैं -f या -f नहीं लगाता तो बेसिकली ये प्रॉम्प्ट पूछता, ठीक है। लेकिन मैं मोस्टली जो है -f लगा के यूज़ करता हूँ, तो इसलिए प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं पूछता है। एक काम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ rm स्पेस -r डेमो लिखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए पूछ रहा है डिसेंड इनटू डायरेक्टरी, यस डालिए, रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल। इसके अंदर बेसिकली डेमो के अंदर हमारा test.txt था, उसको ये रिमूव करने जा रहा है। तो हम बोल रहे हैं रिमूव कर दे, कोई बात नहीं। अब ये पूछ रहा है रिमूव डायरेक्टरी डेमो, ये कह रहा है डेमो डायरेक्टरी को भी उड़ा दूँ, हमने डाला हुआ है, इसको भी उड़ा दिया इसने, ठीक है। अगेन अगर डेमो के अंदर 1000 फोल्डर होते या 1000 फाइल्स वगैरह होती तो मेरे से ये हर फाइल के लिए पूछता रहता कि हाँ इसको डिलीट कर दूँ, उसको डिलीट कर दूँ। मुझे पता है कि यार मैं सब कुछ डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैं rm स्पेस -r f कमांड डालता हूँ। f मतलब फोर्सफुली जो है डिलीट कर देता है। अगेन वो रिस्की होता है। और यहाँ पे अगर देखो rm स्पेस -rf करके अगर मैंने स्लैश डाल दिया तो क्या होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया पूरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर यूनिक्स का है वो कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले स्लैश होता है यानी कि रूट, उसके अंदर फिर सब कुछ होता है, यानी यूनिक्स अब पूरा आप समझ लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड्स,
कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सिस्टम फाइल, सब कुछ जो है वो स्लैश यानी कि रूट के अंदर होती है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने अगर rm स्पेस -rf स्पेस स्लैश मार दिया तो यानी मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे, डिलीट कर दे, उड़ा दे सब कुछ। और ये कमांड कहीं गलती से आपकी चल गई प्रोडक्शन पे तो समझिए तबाही आ जाएगी, सारी एप्लीकेशन डाउन हो जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन का बिलियंस ऑफ रुपीज़ से लॉस हो जाता है, ठीक है। अगर आपने कोई जो है रेवेन्यू जनरेटिंग सर्वर पे उठा के ये कमांड चला दी। तो ये जो कमांड डिलीट वगैरह की जो कमांड है वो बहुत ही सोच समझ के 100 बार सोच समझ के चलानी है आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, हाँ बाय द वे एक चीज़ जो मैंने आपको बोला था, मैं आपको यहाँ पे पहले PWD दिखाता हूँ। हम लोग ऐप्स के अंदर है और रेडिस के अंदर है। हम लोग एक करते हैं फिर से एक डेमो डायरेक्टरी बनाते हैं और डेमो डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैं 1000 फाइल जो है सेकंड में बना सकता हूँ या मिनट में बना सकता हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए मेरे को अगर सिंगल फाइल बनानी है तो मैंने डाला a.txt। अब क्या हुआ, एक फाइल बन गई जिसका नाम है a.txt। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल 30 फाइल बनानी है और उनका नाम मैं चाहता हूँ a1 a2 a3 a4 ऑनवर्ड्स हो, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, टच लिखूँगा, a लिखूँगा और करली ब्रेसिस के अंदर 1.30 डालूंगा और यहाँ पे .txt डालूंगा, एंटर प्रेस करूँगा। क्या हुआ, बेसिकली 30 जो है फाइल्स बन गई हैं। ls किया, आपने देखा यहाँ पे 30 फाइल्स बन गई हैं। कितना ईजी है यहाँ पे। आप जस्ट इमेजिन करो अगर ये काम मैं आपको बोल दूँ ग्राफिकली करने के लिए, आपकी हवा टाइट हो जाएगी। इतना ईजी नहीं है। अगेन यहाँ पे मैंने बहुत एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया। अगर मैं बोलता कि यार जो है इस साल की जो है 12 महीने हैं तो 12 महीने की यानी फोल्डर बना दे और हर फोल्डर के अंदर जितने दिन होते हैं उस डेट के फोल्डर बना दे, ठीक है। तो ये सब काम जो है विदाउट आप कमांड लाइन के करना बहुत ही समझिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो पावर है ये पावर है पूरी कमांड लाइन इंटरफेस की। नेक्स्ट कमांड जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है कैट। तो सबसे पहले एक बार स्क्रीन फिर से क्लियर कर देते हैं और जितनी भी हमने फाइल बनाई है, ठीक है, एक बार उनको रिमूव कर देते हैं। तो मल्टीपल फाइल रिमूव करने के लिए हम डालेंगे rm स्पेस -f स्टार, यानी कि जितनी भी फाइल है यहाँ पे सबको डिलीट कर दें। अब हमने ls किया, जितनी भी फाइल थी डिलीट हो गई। अब हम जो है सिंपल सी एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं demo_file.txt। अब ये जो फाइल हमारी बन गई है। अब इस फाइल के अंदर कुछ लिखा नहीं है, राइट, ये एम्प्टी फाइल है। अगर मैं इसको ls-lrt डेमो फाइल करूं तो देखेंगे हम यहाँ पे साइज़ क्या है, 0 बाइट की फाइल है, कुछ भी नहीं है फाइल के अंदर। अब मैं फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो उसके लिए हम सिंपली vi एडिटर यूज़ करते हैं। अगेन vi एडिटर अपने आप में काफ़ी बड़ा है तो इसको मैं अभी इस ट्यूटोरियल में कवर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं vi स्पेस लिख के फाइल को ओपन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो भी मैं फाइल के अंदर लिखना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ अ डेमो फाइल, आई एम यूजिंग दिस फाइल टू डेमोन्स्ट्रेट कैट कमांड, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। अब इस फाइल के अंदर जो भी पड़ा है वो अगर हमें देखना है तो उसके लिए बेसिकली हम कैट कमांड यूज़ करते हैं। कैट हम डालेंगे और फाइल का नेम डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी फाइल के अंदर का कंटेंट होगा वो हमें दिख जाएगा, ठीक है। इस फाइल के अंदर ये पड़ा था, ये हमें अब देख पा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट जो कमांड है वो है एको कमांड। एको कमांड अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड है। सबसे पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं। एको कमांड जो भी आपको प्रिंट करवाना है तो या कोई भी एको के बाद आप जो भी मैसेज लिखोगे वो चीज़ बेसिकली प्रिंट हो जाएगी, या कोई एक्सप्रेशन डालोगे तो एक्सप्रेशन प्रोसेस होगा, जो रिजल्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ एको, अपना नाम डालता हूँ तो मेरा नाम इसने रिटर्न कर दिया। अगर मैं डालता हूँ एको और मैं यहाँ पे डालता हूँ 2+2 क्या होता है, कमांड नॉट फाउंड, अच्छा सॉरी एरर आ गया, ठीक है। 2+2 डालता हूँ यहाँ, 2+2 इसने प्रिंट कर दिया। इसको पता नहीं है इसने क्या है, बेसिकली जो भी हमारा मैसेज है सिंपली उसको प्रिंट कर दिया। आई थिंक एक्सप्रेशन को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए कुछ कमांड होती है जो कि मैं इस टाइम पे भूल रहा हूँ। एनीवे एक और चीज़ है यहाँ पे, एको से हम सिर्फ जो है स्ट्रिंग ही नहीं है, अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट वेरिएबल वगैरह उसकी वैल्यू प्रिंट करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एको स्पेस $शेल करता हूँ, ठीक है, तो करेंटली जो हम शेल यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू जो हम कमांड पास कर पा रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, वो जो शेल का नेम है वो है /bin/bash। तो एको कमांड बेसिकली इन पर्पस के लिए यूज़ होता है। अगेन इसका एक और भी इंटरेस्टिंग पर्पस है जिसके लिए काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं।
तो फॉर एग्जांपल ऐसे अगर मैं एको लिख के जो भी मैसेज है मेरा, ठीक है, वो मैसेज लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ जस्ट अ मैसेज। अब इस मैसेज को मैं रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। रीडायरेक्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये जो है ग्रेटर देन सिंबल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये जो मैसेज है इसको रादर देन मुझे स्क्रीन पे दिखाने के, इसको रीडायरेक्ट कर दे इस फाइल के अंदर, demo_file.txt के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आप देखो demo_file.txt के अंदर ऑलरेडी कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रीडायरेक्ट कर दे, तो ये क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा, इस फाइल के अंदर जो भी पड़ा हुआ था उसको उड़ा देगा, और ये जो है दिस इज जस्ट अ मैसेज, इसको लिख देगा। यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हम cat demo_file करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे अब सिर्फ ये लाइन लिखी हुई है इसमें, यानी कि पुराना जो भी लिखा हुआ था इसने उड़ा दिया। लेकिन अगर हमें सिर्फ ऐड करना होता इस लाइन को, तो हम क्या करते, ये जो ग्रेटर देन सिंबल है इसको 2 बार यहाँ पे डालते हैं। अब मैं इसको दिस इज जस्ट अ मैसेज की जगह लिख देता हूँ दिस इज अनदर मैसेज। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो इसने क्या किया, इस बार रिप्लेस नहीं किया, इस बार अपेंड किया, यानी पुराना जो कंटेंट पड़ा था उसके आगे जो है और नई लाइन ऐड कर दी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, आप देखोगे 2 लाइनें ऐड हैं। पुरानी जो लाइन थी वो दिस इज जस्ट अ मैसेज, नेक्स्ट लाइन है दिस इज अनदर मैसेज। तो ये जो है यहाँ पे आ गया। अब हम एक काम करते हैं, एको मैं क्या करता हूँ, 1 करली ब्रेसेस में 1.30 करते हैं, करली ब्रेस को बंद करते हैं। यहाँ पे आप देखो जब मैंने एको करली ब्रेसेस 1.30 किया तो इसने क्या किया, 1 से लेकर 30 तक प्रिंट कर दिया। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको 1 से लेकर 30 तक इसने प्रिंट तो किया, अच्छी बात है। इसको मैं /t यहाँ पे डालना चाहता हूँ, /t, देखते हैं क्या होता है। ओके नहीं, जो मैं करना चाह रहा था वो नहीं हुआ। खैर एनीवे, अब यहाँ पे 1 से लेकर जो भी 30 तक है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डाल लेते हैं, या इसको छोड़िए, हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं cd/ फोल्डर में, और यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी कमांड्स हैं, सॉरी बहुत सारी डायरेक्टरी। अब हम चलते हैं इसके अंदर cd bin वाले डायरेक्टरी में। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे कमांड्स हैं, ये सारी कमांड्स जो हैं बेसिकली जो भी हम कमांड चला रहे हैं वो सारी कमांड यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका जो भी आउटपुट आया था, यानी मैं ls कमांड कर रहा हूँ तो जो भी आउटपुट आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, हम लोग डाल लेते हैं /apps के अंदर। हमने क्या बनाया था, डेमो फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं output.txt, ठीक है। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, ls कर रहे हैं, यानी करेंटली इस डायरेक्टरी में जो भी आइटम है उसको लिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं, उसके आउटपुट को हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं /apps/demo/output.txt के अंदर। अब मैं जाता हूँ cd apps/demo के अंदर और यहाँ पे ls करता हूँ, और यहाँ पे मैं करूँगा cat output.txt। यहाँ पे देखिए जो भी आउटपुट था इसने दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा आइटम्स है, राइट, बहुत कुछ है यहाँ पे, कंटेंट लिखा होगा, और सबको जो है मुझे इसने क्या किया, पूरा सब कुछ एक बार में ही दिखा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे सारा कुछ एक बार में नहीं देखना था, जैसे मुझे पेज बाय पेज देखना था, तो मैं उसके लिए लेस कमांड यूज़ कर सकता हूँ। लेस कमांड आउटपुट जो भी आपकी फाइल है वो दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। अब जो है यहाँ पे आपको कंटेंट दिखा रहा है पेज बाय पेज, ठीक है। अब स्पेस प्रेस करेंगे और कंटेंट दिखाएगा, स्पेस प्रेस करेंगे और कंटेंट दिखाएगा, फिर स्पेस प्रेस करते रहिए, आगे आगे जो है कंटेंट दिखाता रहेगा। इट इज़ मोर लाइक जैसे आपके पास फाइल है या नोटबुक है, उसको आप रीड करते हो पेज बाय पेज, वैसे ही आपको दिखा रहा है। अगेन क्यू प्रेस कीजिए, आप वहाँ से क्विट कर जाएंगे। लेस की जगह एक मोर भी कमांड भी होती है, उसका भी पर्पस सिमिलर है। मोर करेंगे, अभी आप देखेंगे, अब ये आपको 4% दिखा रहा है, स्पेस प्रेस कीजिए, अगेन अनदर 4%, 5%, 15, 20 जो भी है, प्रोग्रेस स्लोली प्रोग्रेस करते जा रहे हैं जब तक कि आपकी पूरी फाइल आप देख नहीं लेते हैं। लेस और मोर सेम चीज़ है। अब हम लोग चलते हैं, मैंने एक्चुअली कमांड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट कमांड जो हमारा कौन सा होने वाला है, उसको मैं जस्ट थोड़ा सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने किसी और ऑर्डर में लिखा हुआ था, मैं थोड़ा सा मैसअप कर दिया, मैंने आगे पीछे कर दिए कमांड्स को। तो एनीवेज, अब एक कमांड है जो इंटरेस्टिंग कमांड है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चला के देखूँ, आप बोलोगे यार इसका क्या यूज़ है, मुझे पता है मैं रूट यूज़र से लॉगिन हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे देखना है कि मैं करेंटली किस यूज़र से लॉगिन हूँ, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे हु एम आई। तो ऑब्वियसली मैंने लॉगिन रूट यूज़र से किया था, तो मुझे पता है यार मैं रूट यूज़र ही होऊंगा, है ना, ईजी लग रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जब आप एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे होते हैं तो आप सर्वर पे लॉगिन तो एज अ रूट यूज़र करते हो,
लेकिन वहाँ पे बहुत सारे यूज़र होते हैं, मे बी 1000 यूज़र बने हुए हैं, और आपको जैसे कोई क्लीन अप करना है किसी पर्टिकुलर यूज़र के अंडर जाके, या कुछ कमांड चलानी है किसी पर्टिकुलर यूज़र एज अ किसी पर्टिकुलर यूज़र, तो आप क्या करते हो, यूनिक्स में आप स्विच करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं रूट हूँ लेकिन मैं किसी और यूज़र की तरह स्विच करना चाहता हूँ, तो मैं टिपिकली SU स्पेस हाइफन डाल के कोई और यूज़र का नाम डालूंगा, तो मैं स्विच कर जाऊँगा उस यूज़र पे। तो कई बार क्या होता है, जब आप मे बी हंड्रेड्स ऑफ सर्वर पे काम कर रहे हो, लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो आपको यार खुद ही भूल जाता है कि यार मैं हूँ अभी, मैं किस यूज़र से लॉग्ड इन हूँ और कौन से सर्वर पे लॉग्ड इन हूँ, राइट। ये भी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए जो है होस्ट नेम कमांड से आपको पता चल जाता है कौन से सर्वर पे हो, होस्ट नेम -i से पता चल जाता है कौन से IP एड्रेस पे हो, हु एम आई से पता चल जाता है कौन से यूज़र से लॉग्ड इन हो, ताकि यार आप मैसअप ना कर दो चीज़ों को। तो ये सब जो पर्पस है ये हु एम आई का है। अगेन आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, अगर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप देखना चाहते हो इस सर्वर पे कौन कौन लॉग्ड इन है, तो उसके लिए हु कमांड होता है। आपने हु प्रेस किया तो ये बताएगा इस सर्वर पे कौन कौन लॉग्ड इन है। तो राइट नाउ आप देख सकते हो सिर्फ रूट यूज़र, यानी कि सिर्फ हम लोग ही यहाँ पे लॉग्ड इन है एज ए रूट यूज़र, लेकिन अगर कोई और भी लॉग्ड इन होता तो वो चीज़ यहाँ पे बताता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक नई कमांड भी सीखते हैं और एक नया यूज़र बनाते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है वो है यूज़र ऐड। तो यूज़र ऐड कमांड से हम लोग कोई भी नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक यूज़र बनाता हूँ, उसका नाम हम लोग देते हैं, अपने नाम से बना लेता हूँ। तो मैंने जो है अपना नाम दिया, यूज़र बन गया है, ठीक है। यूज़र बनाना कितना आसान है। वार्निंग, द होम डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, बिकॉज मैंने ये यूज़र ऑलरेडी बना रखा था, उसके बाद डिलीट कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मैनी चीज़ें की, तो इसलिए आप जो है यहाँ पे वार्निंग देख सकते हो। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने यूज़र ऐड के बाद स्पेस देके जो भी यूज़र नेम है वो डालिए और यूज़र नेम बन गया। अब इसका यूज़र नेम तो बन गया है, लेकिन इसका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड के लिए आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो नेक्स्ट कमांड है वो है PASSWD, स्पेस दीजिए, उसके बाद जो है यूज़र नेम दीजिए जिसका पासवर्ड आप रीसेट करना चाह रहे हैं। तो मैं जो है इस यूज़र का पासवर्ड रीसेट करना चाह रहा हूँ। ये नया पासवर्ड पूछ रहा है, नया पासवर्ड डाल दीजिए। मैंने पासवर्ड सेट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और सेशन खोलते हैं, एक नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं। इस पे मैं लॉगिन करता हूँ नए यूज़र से, ठीक है। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपके पास में भी कोई डिफरेंट यूज़र होगा लॉगिन के लिए, तो ऐसे जो है नया यूज़र बनाते हैं, या बेसिकली जो यूनिक्स एडमिन होता है वो नया यूज़र बना के आपको देगा, और आपको जो है बहुत लिमिटेड राइट्स देगा, आपको जो रूट एक्सेस नहीं देगा। रूट जो है अगेन बहुत ही कॉशियस होकर यूज़ करना होता है। स्पेशली आप डेमो वगैरह में रूट यूज़ कर सकते हो, लेकिन यार प्रोडक्शन में रूट यूज़ करना मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने विकास यूज़र से भी लॉगिन कर लिया है। सेम कमांड जो है मैं यहाँ चला पा रहा हूँ, होस्ट नेम सेम है, ठीक है, होस्ट नेम -i, सब चीज़ें सेम है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हु कमांड चलाता हूँ। वापस मैं आ गया हूँ फर्स्ट टर्मिनल पे, हु कमांड चलाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अब 2 यूज़र लॉग इन है, यानी कि रूट भी है, विकास भी है, और आप देख सकते हो डेट एंड टाइम जब लॉग इन हुआ है, यानी कि ये जो यूज़र है विकास, इसने लॉग इन किया था इस टाइम इतने बजे। तो अगर आप एडमिन है, आप देखना चाहते हो कि इस सर्वर पे कौन कौन लॉग इन है, तो ये कमांड यूज़फुल है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है ग्रेप कमांड, ठीक है। तो काफ़ी यूज़फुल कमांड है। उसके लिए पहले हम LS प्रेस करते हैं। ग्रेप कमांड क्या होता है, हमें फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है, आपके पास एक बहुत बड़ी फाइल है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है। तो ग्राफिकल इंटरफेस में तो हम नोटपैड वगैरह में फाइल खोलते हैं, Ctrl F करके फाइंड करते हैं, और जो है जो भी अपना वर्ड है वो बताते हैं और कंटेंट को सर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिक्स में वो होती है ग्रेप कमांड। ग्रेप कमांड हम लोग यूज़ करेंगे, हम बताएंगे क्या कीवर्ड हम ढूंढना चाह रहे हैं और किस फाइल में ढूंढना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं डेमो वर्ड ढूंढना चाह रहा हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ output.txt में डेमो वर्ड है कि नहीं है। तो मैं, ये मेरा सिंटेक्स होगा ग्रेप, जो कीवर्ड ढूंढना चाह रहा हूँ और output.txt। तो यहाँ पे वो वर्ड नहीं था तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आया। एक बार इसी सेम चीज़ को हम लोग ढूंढते हैं demo_file.txt के अंदर, यहाँ भी नहीं आया। तो एक बार मैं कैट करके पहले तो देख लूँ इसके अंदर था क्या क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ डेमो वर्ड है ही नहीं इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर है अनदर वर्ड है, तो हम लेट्स से हम ग्रैब करते हैं, अनदर लिखते हैं और demo_file.txt लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा जो मैचिंग वर्ड इसको मिला, तो इसने वो वाला लाइन जो है प्रिंट करवा दिया। यानी कि बेसिकली फाइल है, फाइल में हमें कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड हमें ढूंढना है, तो हम ग्रैब को यूज़ करते हैं। अगेन ग्रैब को काफ़ी लोग जो है कैट कमांड के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वो क्या करते हैं, जनरली
कैट करेंगे आउटपुट या लेट्स से हाँ आउटपुट डॉट टी एक्स टी करेंगे, उसके बाद पाइप डालेंगे, फिर ग्रेप डालेंगे और फिर जो कीवर्ड है वो डालेंगे। ठीक है, तो कैट की एक्चुअली यूज़ नहीं होती है, आप सीधा जो है ग्रेप करके उसको सर्च कर सकते हो आप सीधा। ठीक है, तो ये जो है सिंटेक्स फॉलो कीजिए, कैट करने की आपको ज़रूरत नहीं है नेसेसरी। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है हेड कमांड। ठीक है, तो कई बार क्या होता है फाइल जो है बहुत लार्ज होती है, जैसे यहाँ पे तो हम जो बहुत छोटी सी दो चार लाइनों वाली फाइल से प्ले कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली फॉर एग्जांपल आप डेटा वेयर हाउस सिस्टम पे हो या सर्वर्स पे हो जो कि जीबीज में फाइल बन रखी है, 100 जीबी की फाइल बन रखी है, 500 जीबी की फाइल बन रखी है, आई डोंट नो टेराबाइट्स की फाइल है, बहुत बड़ी बड़ी फाइल हो सकती है। आई नो कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे 10 MB 50 MB से बड़ी फाइल नहीं होती है, सो एंड सो, बट एनीवे जैसे जीबीज में आपने अगर फाइल नहीं देखी है तो जीबीज में भी फाइल होती हैं। तो उस फाइल के अंदर अब कई बार क्या होता है, हमें कंटेंट देखना है कि इस फाइल के अंदर यार क्या है, फॉर्मेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इस फाइल के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है उसका। तो उसके लिए अगर मैं पूरी की पूरी फाइल खोल दूँ कैट कमांड चला के तो सिस्टम पूरा स्टक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम चलाते हैं हेड कमांड। हेड कमांड क्या होता है, जो भी आपको यानी कि टॉप से कुछ लाइन चाहिए वो लाइनें आपको दिखा देता है। तो मैंने अगर मुझे फॉर एग्जांपल हेड 2 लाइनें चाहिए टॉप से, तो मैं लिखूंगा हेड स्पेस -2 और किस फाइल से चाहिए, मुझे आउटपुट डॉट टी एक्स टी से चाहिए, तो आउटपुट डॉट टी एक्स टी की पहली 2 लाइनें ये हैं। अगर मुझे पहली 5 चाहिए होती तो मैं 5 लिख देता, 5 लाइनें मुझे मिल जाती। तो यानी कि मुझे ये जो फाइल के अंदर डेटा है उसका स्ट्रक्चर देखना है, सिर्फ मुझे पूरा डेटा नहीं देखना है। तो मैं 2-4 लाइन देख के मुझे वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा हेड कमांड। अगेन मुझे फाइल के अगर बॉटम से यानी नीचे से कुछ देखना है तो मैं यूज़ करूँगा टेल कमांड। कितना इजी है यार, हेड का ऑपोजिट टेल। ठीक है, तो टेल कमांड यूज़ करूँगा, मुझे इस फाइल के जो बॉटम पे जो भी 5 लाइनें हैं वो मुझे यहाँ पे आउटपुट में मिल गई। तो ये जो है हेड एंड टेल कमांड है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है डिफ कमांड। डिफ कमांड यानी कि कई बार ऐसा होता है हमें 2 फाइल को कंपेयर करना होता है कि यार 2 फाइल है, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, तो उसके लिए हम डिफ कमांड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं और ls कमांड एक काम करते हैं, जो अननेसेसरी फाइल है उसको रिमूव कर देते हैं, यानी rm-f करके आउटपुट डॉट टी एक्स टी को रिमूव कर देते हैं, स्क्रीन क्लियर करते हैं, ls करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक फाइल है demo_file.txt। आज थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम भी है तो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। एनीवे तो हम लोग क्या है demo_file है, इसको कॉपी करते हैं डेमो फाइल को, और एक और जो है इसको नाम से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको इसी फोल्डर में demo_file_1.txt के नाम से भी डाल देते हैं। ठीक है, हमारी 2 फाइलें हो गई हैं, दोनों फाइल के अंदर सेम कंटेंट है। अब हमें पता नहीं है कि इसके अंदर सेम कंटेंट है कि नहीं है। अगर हमें 2 फाइल है उसको बेसिकली डिफरेंस देखना है तो हम डिफ कमांड यूज़ करते हैं। तो मैं लिखूँगा डिफ demo_file_1.txt एंड demo_file.txt। एंटर प्रेस करूंगा। इस फाइल में करंटली कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जो फाइल है दोनों एग्जैक्टली सेम है, इसलिए डिफ कमांड का कोई भी आउटपुट नहीं आया। अब एक काम करते हैं, मैं demo_file.txt में थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक दिस इज लाइन नंबर 3 लिख के एक मैंने और लाइन ऐड कर दी है demo_file.txt में। अब मैं फिर से जो है ये कमांड चलाऊंगा 1.txt और demo_file। इस बार देखते हैं जो आउटपुट क्या होता है। इस बार देखिए जो है आउटपुट आ गया कि यानी ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये डिफरेंट है, दिस इज अ लाइन नंबर 3। ओके, ये जो लाइन है ये डिफरेंट है फाइल में। तो हमें पता चल गया कि यार ये जो 2 फाइल है ये सेम नहीं है। अगेन इसका आप सोचोगे इसका यार यूसेज क्या है, इसका यूज़ क्या होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं सर्वर पे पड़ी होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, आप जो है उसका बैकअप लेते हो और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस करते हो। नई वाली फाइल में पुरानी वाली फाइल का आपने बैकअप ले रखा होता है। अब क्या होता है वो जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन में भी किया था वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आपको रोल बैक करना है। अब आप ना रोल बैक करने से पहले भी देखना चाहते हो कि यार जो मेरी ये दोनों पुरानी फाइल है और नई फाइल है इसमें डिफरेंस है क्या डिफरेंस है ना, कि सडनली जो मेरी एप्लीकेशन मिसबिहेव क्यों कर रही है, कुछ गड़बड़ है क्या। तो आपको 2 फाइलों के बीच में डिफरेंस देखने के लिए आप डिफ कमांड चलाते हो, पुरानी फाइल का नाम देते हो, नई फाइल का नाम देते हो, तो ये आपको बता देता है कि नई फाइल जो है उसमें ये वाले चेंजेस हैं। तो अगेन आप या तो रोल बैक कर लो या आप उस पर्टिकुलर चेंज को एनालाइज कर लो। तो इसलिए हम जो है डिफ कमांड यूज़ करते हैं डिफरेंस देखने के लिए 2 फाइल का या 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल का।
उसके बाद जो है एक कमांड है, वो है सॉर्ट। ठीक है, तो मैं एको करता हूँ, एको 5 6 3 2 1। ओके, एको कमांड की ज़रूरत नहीं है, काम करते हैं हम लोग कैट ही करते हैं डेमो। उससे भी पहले मैं ना यार एक फ़ाइल को डिलीट कर देता हूँ अननेसेसरी, ज़्यादा यहाँ पे फाइल होंगी तो कन्फ्यूजन होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैट किया, हमें ये आउटपुट मिल गया। हम इसको ना सॉर्ट करते हैं, इसकी आउटपुट को। अब यहाँ पे देखोगे जब मैंने सॉर्ट किया तो ये जो आउटपुट था ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। अब जब मैंने इसको विदाउट सॉर्ट करके चलाया था तो सबसे पहले लाइन ये आई थी, उसके बाद ये आई थी। लेकिन अब क्या हुआ है, इसने जो आउटपुट है इसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड कर दिया है। तो यानी अगर हमें आउटपुट जो है सॉर्टेड ऑर्डर में देखना है किसी फाइल का, तो हम सॉर्ट कमांड यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ सॉर्ट जो है सॉर्ट करने के लिए होगा। तो एक कमांड और है, वो है एक्सपोर्ट कमांड। एक्सपोर्ट कमांड बहुत यूज़फुल होता है अगर स्पेशली आप जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल वगैरह सेट करना चाह रहे हो। तो अभी मैंने एक क्या किया था, मैंने एको करके डॉलर लिखा था और शेल चलाया था। ठीक है, तो यहाँ पे डॉलर शेल जो है बेसिकली ये एनवायरनमेंट वेरिएबल है। तो मोस्टली हम एनवायरनमेंट वेरिएबल वगैरह यूज़ करते हैं, स्पेशली क्रेडेंशियल्स वगैरह। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोग्राम में क्रेडेंशियल्स यूज़ कर रहे हो, पासवर्ड यूज़ कर रहे हो, तो आप जो है जनरली क्या करते हो, पासवर्ड एज अ टेक्स्ट उस फाइल के अंदर लिखने के ना आप क्या करोगे, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाओगे, उस एनवायरनमेंट वेरिएबल को असाइन कर दोगे वो पासवर्ड। तो उसके लिए कमांड होती है, वो होती है एक्सपोर्ट। तो आप लिखोगे एक्सपोर्ट कमांड और जो भी वेरिएबल नेम है, एनवायरनमेंट वेरिएबल नेम है, तो लेट्स से मैं पासवर्ड बोलता हूँ इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को, और यहाँ पे जो भी मेरा पासवर्ड है वो लिखता हूँ। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ मे बी जो भी है यार, कुछ पासवर्ड ऐसा ही होगा, है ना। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, उसके बाद मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी। अब जो भी है, कुछ भी है, अब मेरे को देखना है कि यार मेरा पासवर्ड क्या था। मैं तो एको डॉलर पासवर्ड करूँगा, यहाँ पे आप देखिए अब पासवर्ड आपका दिख रहा है। अब इसको यार मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं स्क्रिप्ट के अंदर, यानी डॉलर पासवर्ड को मैं स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको डिफरेंट पर्पस के लिए इसे प्ले कर सकता हूँ। तो बेसिकली एक्सपोर्ट कमांड हमने यूज़ करके एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर दिया। तो दोस्तों एक काम करता हूँ, मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और मुझे यहाँ पे अभी थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा, सेकंड पार्ट में है जो बाकी कमांड्स डाल दूंगा। तो ऑलमोस्ट आई थिंक हमने अराउंड 30-35 मिनट में शायद मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 30 कमांड्स कवर कर लिए। मे भी आधे घंटे का सेशन और जो है हम कल कर लेंगे, जिसमें जो रिमेनिंग 30 कमांड्स हैं वो भी कवर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी आपका फीडबैक वगैरह होता है वो जो है कमेंट में डाल दो। कुछ हेल्प चाहिए तो हमेशा जो है टेलीग्राम वगैरह या ईमेल वगैरह भेज सकते हो, या इंस्टाग्राम वगैरह पे आप डीएम वगैरह तो भेजते हो, वो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, और कोई भी सजेशन वगैरह हो तो एनीवे कमेंट्स वगैरह में डालिए, और लाइक वगैरह वीडियो कीजिए, ताकि जो है यूट्यूब एल्गोरिथम अदरवाइज जो है वीडियो बिल्कुल ही दबा देता है, किसी और को रिकमेंड नहीं करता है। तो रिकमेंडेशन वगैरह बढ़ाने के लिए लाइक्स वगैरह ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।